दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच्चे देशभक्त के बारे में जिनकी मिसाल कोई नहीं ला सकता, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। बने रहें हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। 1857 में जब अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया तो कैप्टन विलियम हॉनसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को पकड़ने शहर से बाहर निकले। जब हॉनसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉनसन को ज़रूर इस बात की फ़िक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडहरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले और इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं, हॉनसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जीनत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्ज़ा इलाहाबादी बख्श को भेजा। बादशाह ज़फ़र अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉनसन यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदों की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है, लेकिन तभी हॉनसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि ज़फ़र सिर्फ हॉनसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब हॉनसन खुद जनरल अचरडेल विल्सन द्वारा किए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। बादशाह ने पहले पुराने किले में शरण ली। अंग्रेज़ों के खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी ज़िंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ थे कि विद्रोही चाहे कितने ही बड़े या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज़ दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज़ सेना ने किले से कुछ 100 गज दूर विद्रोही ठिकाने पर कब्ज़ा कर लिया है, और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश या किले में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेज़ों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि ज़फ़र पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज़ विद्रोहियों को बेरहमी से शरेआम फांसी पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो बादशाह की ज़िंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी वजह थी तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर शाह बहुत बुज़ुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज़ दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल ज़रूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी थी और अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोही की भावनाएं भड़क उठेंगी। इसलिए विल्सन इस बात पर राज़ी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। विलियम हॉनसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा, मकबरे से बाहर आने वालों में से सबसे आगे थी महारानी जीनत। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र चल रहे थे। बहादुर शाह ज़फ़र की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थीं। शहर में घुसने के बाद बादशाह ज़फ़र को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और 6 mm 61st के 50 जवानों को उनकी निगरानी के लिए चुना गया।
कैप्टन चार्ल्स ग्रिफ्ट उन अफसरों में से थे जिन्हें बहादुर शाह जफ़र की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुग़ल वंशज का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम तक और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े की एक पगड़ी उनके सिर पर थी। उनके पीछे उनके 2 सेवक मोर के पंखों से बनाए गए पंखे से उन पर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। उनमें से 3 फीट की दूरी पर एक दूसरी पलंग पर एक अंग्रेज़ अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों और संगीन लिए 2 अंग्रेज़ सैनिक खड़े हुए थे। अफसर को निर्देश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा दें। हॉन्सन शहजादों की पहचान के लिए शाही परिवार के सदस्यों को ले गए। उधर बादशाह को पकड़े जाने के लिए एक दिन बाद 22 सितंबर तक जनरल आर्चर डेल विल्सन ने तय नहीं कर पाए थे कि समय तक जीवित शहजादों का क्या किया जाए, तो अभी हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हॉन्सन का मानना था कि इससे पहले कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, हिरासत में ले लिया जाए। इन शहजादों में शामिल थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और मिर्ज़ा मुग़ल के बेटे मिर्ज़ा अबू बकर। जनरल विल्सन की सहमति से हॉन्सन ने 100 सैनिकों का एक गिरफ्तारी दल बनाया जिसमें उनकी मदद कर रहे थे लेफ्टिनेंट मैकडॉवल। ये पूरा दल घोड़ों पर धीरे धीरे चलते हुए हुमायूं के मकबरे के लिए रवाना हुआ। हॉन्सन ने अपने साथ शाही परिवार के एक सदस्य और बादशाह के भतीजे को ले जाने की ऐतिहासिक बातचीत थी। उसके बाद किया गया था अगर वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करें और शहजादों को हथियार डालने के लिए राज़ी करवा लें, उसकी जान बख्श दी जाएगी। उनके शहजादों को पहचानने का काम भी दिया गया था क्योंकि हॉन्सन खुद किसी शहजादे को पहचानता नहीं था। काफ़ी मशक्क़त के बाद शहजादे हथियार डालने के लिए राज़ी हो गए। हॉन्सन मकबरे के साथ मील पहले ही रुक गए। उन्होंने बादशाह से भतीजे और अपने मुख्य खुफिया अधिकारी रजब अली को इस संदेश के साथ शहजादों के पास भेजा कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। हॉन्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदों को शहजादों को हथियार डालने के लिए मनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बाकी शहजादे भी पकड़े गए थे। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर सोवर्स को दल बल के साथ बाकी जिंदा बचे शहजादों को पकड़ने के लिए भेजा गया। उस दिन शॉर्स के 3 और शहजादों मिर्ज़ा बख्तार शाह, मिर्ज़ा मेंडू और मिर्ज़ा जवान वक्त को हिरासत में लिया गया था। अक्टूबर के शुरू में बादशाह के 2 और बेटों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया गया था। उन दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोही की सेना का नेतृत्व किया था और उन पर अंग्रेज़ों का कत्लेआम करने के आरोप थे। इस बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब इन शहजादों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारी जा रही थी तो 60 राइफल के जवानों और कुछ गोरखा सैनिकों की चलाई गई गोलियां इन शहजादों को या तो लगी नहीं या फिर सिर्फ उन्हें घायल कर पाईं। लेकिन इसके बाद एक प्रोवोस्ट सॉर्जेट ने इन शहजादों के सिर में गोली मारकर उनकी मौत कर दी। लेकिन कर्नल E.L. ओमनी ने अपनी डायरी में लिखा कि गोरखा सैनिकों ने जानबूझकर शहजादों के लिए शरीर के निचले हिस्से में गोली चलाई ताकि उन्हें और तकलीफ हो और वो दर्द की मौत हासिल करें। उस समय उन्हें गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का सामना बहादुरी से किया। बहादुर शाह जफ़र का बेटा अब्दुल्ला भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगा और उसने अत्यंत गरीबों में अपनी पूरी ज़िंदगी टोंक रियासत में बिताई। बहादुर शाह के बाकी बेटों को या तो फांसी दे दी गई या काला पानी में लंबी सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया। कुछ शहजादों को आगरा, कानपुर और इलाहाबाद की जेलों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा गया, जहां 2 वर्ष के भीतर ही उनमें से अधिकतर की मौत हो गई। अंग्रेज़ों से बहादुर शाह जफ़र
को न मारने के अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने दिल्ली से बहादुर बहुत दूर बर्मा भेज दिया, जहां 7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र हमारे देश भारत के एक ऐसे नागरिक, एक ऐसे सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ तो दे दी, उन्होंने अपने बच्चों के सर तो कटवा दिए, लेकिन भारत देश से गद्दारी नहीं की। दोस्तों, तो आपको हमारी ये वीडियो कितनी अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। शुक्रिया।